नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं स्किल प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन पोर्टल पे। मैं दीपक कारगवाल एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ लेटेस्ट टॉपिक्स। अगर इस टॉपिक्स की बात करें तो आज के इस टॉपिक्स में हम बात करेंगे मिक्सर ग्राइंडर जूसर की रिपेयरिंग की बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे उसके मेंटेनेंस की और विभिन्न प्रकार के जो उसके फॉल्ट्स हैं उसको डिटेक्ट करने की जो टेक्निक्स हैं वो सभी डिस्कस आज के इस वीडियोस में करेंगे। अगर पिछले वीडियोस की अगर बात करें तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन से भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस डिस्कस को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अपन बात करते हैं मेंटेनेंस की। अगर इलेक्ट्रिकल में इस वर्ड्स की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल टूल में किसी प्रकार की फॉल्ट्स आ जाना या फिर किसी प्रकार के उसमें प्रॉपरली वर्किंग ना करना और उसको अपन जो मरम्मत करते हैं फिर उसकी देखभाल जो करते हैं उसी चीज़ को मेंटेनेंस यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है। तो चलिए बात करेंगे मिक्सर ग्राइंडर जूसर की। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इसमें जो मोटर लगी होती है या फिर आप कह सकते हो उसमें ओवरलोड स्विचेस जो होते हैं, आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बता देता हूँ। जो आपकी मिक्सर या फिर ग्राइंडर या जूसर तीनों की मैं आपके सामने यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे इनमें जो मोटर लगी होती है, उसके बाद में जो ओवरलोड स्विच होते हैं या फिर आप कह सकते हो पावर इंडिकेटर, उसके बाद में रोटरी स्विच। इस प्रकार से अनेक भाग जो होते हैं यहाँ पे काफ़ी बार मेंटेनेंस प्रॉपरली इनको करना होता है क्योंकि इनमें काफ़ी प्रकार के फॉल्ट्स हायर करंट के कारण या फिर आप कह सकते हो लॉन्ग ड्यूरेशंस पे उनको प्रॉपरली यूज़ ना करना के कारण यहाँ पे काफ़ी प्रकार के शॉर्ट या फिर फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो उसी की मेंटेनेंस यहाँ पे करनी पड़ती है प्रॉपर टाइम में। तो मिक्सर के मुख्य भागों की अगर बात करें तो यहाँ पे एक मोटर भी इसका मुख्य भाग है जिसको अपन यहाँ पे आप यांत्रिक ऊर्जा को आपके पास में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का ये कार्य करती है मोटर। और इसमें आप कह सकते हो कि मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक ऊर्जा जार के ब्लेड को घुमाने का कार्य करती है। यानी कि आप जब उसको इलेक्ट्रिकल प्रोवाइड करते हो तो उसका जार जो होता है वो उसको घुमाने के लिए मोटर जो काम में ली जाती है जिस ब्लेड से या फिर आप कह सकते हो जिस रोटरी स्विच से या आप उसको घुमाने का जो काम करती है, ये सभी उसकी बेस यूनिट में लगी हुई मोटर का ही यहाँ पे मुख्य कार्य होता है। और इसके अंदर बेस यूनिट में इलेक्ट्रिक मोटर को यहाँ पे रखा जाता है और बैटरी की गति को नियंत्रित करने के लिए इसकी सुविधा एक रोटरी स्विच की सहायता से की जाती है। यहाँ पे कुछ टेबल्स आपके सामने दी हुई हैं। इस टेबल्स में आप यहाँ पे समस्या, आप कह सकते हो प्रॉब्लम, मिस्टेक और उसके बाद में उसके क्या समाधान, उसकी क्या प्रिकॉशंस है या फिर आप उसको डिटेक्ट करने के लिए या फिर उस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के तरीके यूज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समस्या की। तो यहाँ पे यदि बेस यूनिट में आपके पास में करंट नहीं होना या फिर आप कह सकते हो बेस यूनिट में मोटर का प्रॉपरली ना चलना, तो सबसे पहले समाधान की अगर बात करें तो आप लोग यहाँ पे अपने प्लग्स को हैं या फिर आप कह सकते हो पावर प्लग जो है उसको प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि उसमें करंट आ रही है या फिर नहीं आ रही। सबसे पहले आपका काम ये होगा। तो यहाँ पे आपकी प्रक्रिया बेसिकली आप इमेजेस में देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये पावर सॉकेट है, यहाँ पे आपका पावर प्लग्स है और उसके बाद में ये पावर कॉर्ड है। यहाँ पे आप इसको सिंपली 240 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज के अंदर एक पावर प्लग्स में लगा दिया। बेसिकली इसके एम्पेयर की बात करें तो पावर प्लग जो होते हैं आपके 5 एम्पेयर से ज़्यादा होते हैं। मोस्ट ऑफली 10 एम्पेयर तक इनको आप यहाँ पे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अपने पास में कुछ और भी इसके इंडिकेटर्स हैं। अगर रेड कलर का इंडिकेटर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सॉकेट्स 3 पिंस आप सॉकेट आप देख सकते हैं। उसके बाद में स्विचेस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके लिए आपके पास में जो बेस यूनिट में लगी हुई मोटर है, इससे पावर इंडिकेटर है, रोटरी स्विच है जिसको आप यहाँ पे उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में वीव स्विच है जिसकी हेल्प से आप उसको ग्राइंडर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सभी जो हैं बेस यूनिट के इंडिकेटर्स हैं। यदि मोटर आपकी डायरेक्टली बंद हो जाए या फिर आप कह सकते हो मोटर प्रॉपरली चलती चलती बंद हो जाए तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने पावर प्लग्स को चेक करेंगे या फिर उसके बाद में जो आपके पास में पावर प्लग के बाद में चेक करने के बाद में आपको स्विचेस को चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली ऑन या फिर ऑफ है। थर्ड अपने पास में अगर बात करें प्रॉब्लम्स की तो यहाँ पे मिक्सी किसी भी गति पर कार्य नहीं करना, तो इसका मुख्य समाधान जो है बेस यूनिट में लगे हुए ये नियंत्रक यानी कि रोटरी स्विच को आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपरली यहाँ पे वर्किंग में है या फिर नहीं है। अगर उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट आपको मिलता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम्स की बात पे, यदि मोटर से
हम की आवाज़ यहाँ पे निकले, या फिर आप कह सकते हो मोटर से हल्की सी बीप की आवाज़ आपको आपको मिले जब उसकी ब्लेड घूमे, तो आप यहाँ पे मोटर की जांच कर सकते हैं और उस दोस्त को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम आप लोग यहाँ पे मेन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल जो आपको पोर्टफोलियो फाइल्स बनवाई जाती है तो उसमें इस प्रकार के डायग्राम जो हैं आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगली अगर बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मिक्सर में अत्यधिक कंपन यहाँ पे होना, तो सबसे पहले इसका जो मुख्य कारण है वो ब्लेड की जांच करना होता है, यानी ब्लेड से उसकी ट्विस्टेड ज़्यादा तो नहीं है, या फिर आप कह सकते हो ब्लेड में किसी प्रकार का जो बैंड है वो तो यहाँ पे नहीं आ गया। उसके बाद में मोटर को भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यदि मिक्सर में काफ़ी शोर यहाँ पे हो रहा हो तो उस केसेस में मिक्सर को आपको सबसे पहले बंद करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे सॉकेट्स और स्विचेस को चेक करेंगे। उसी के साथ में आपके पास में उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट आता है तो आप लोग यहाँ पे उसको चेक करेंगे, डिटेक्ट करेंगे या फिर उसको सुधारेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यदि जार ओवरफ्लो हो जाए तो उस केसेस में जार में अतिरिक्त तरल पदार्थ की यहाँ पे चेक करेंगे या फिर उसको जांचेंगे कि उसमें ज़्यादा तरल पदार्थ उसकी लिमिट से ज़्यादा आपने नहीं डाला हो, या फिर आप कह सकते हो केप को अच्छी तरह उसको फिट करेंगे या फिर उससे अच्छी से दबा के रखेंगे ताकि उसमें लिक्विड बाहर यहाँ पे नहीं चले जब आपकी उसकी रोटेशन में आए आपकी मशीन। नेक्स्ट अगर बात करें तो यदि जार के नीचे से यहाँ पे लीक हो तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पे उसको प्रॉपरली रबड़ से पैकिंग करवा सकते हो, या फिर डिफरेंट प्रकार के मार्केट में जो वॉशर होते हैं उसकी साइज़ के वो उसकी हेल्प से उसको आप फिट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें तो उसकी सर्विस और मरम्मत की अपन बात कर लेते हैं। जब हम यहाँ पे किसी भी प्रकार की मोटर या फिर इलेक्ट्रिकल्स के छोटे मोटे जैसे आप जूसर हो गया, मिक्सी होगी, ग्राइंडर होगी, ये सभी टूल्स जब खरीदते हैं तो उसको खरीदने के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम्स के बाद में उनमें सर्विस और मेंटेनेंस की काम यहाँ पे उनका करवाना होता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसी में आप लोग यहाँ पे गति नियंत्रण स्विचेस की अगर बात करें तो उसकी भी आप यहाँ पे सर्विसिंग करवानी होती है। इसे आप यहाँ पे रोटरी स्विच कहते हैं, जिसे आप यहाँ पे रोटरी स्विच कहते हैं। बेसिकली यहाँ ये आपकी उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के काम में आता है। यदि गति नियंत्रण नॉब्स को घुमाते हैं तो मोटर निम्न, मध्यम और उच्च गति से यहाँ पे चलना शुरू कर देती हैं, जिस गति पे आपको चलाना होता है, और उसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पे मोटर की रेटिंग भी फिक्स करते हैं। साथ ही अपन बात करते हैं प्रायोगिक गतिविधियों की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किसी भी मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर के रोटर स्विचेस को या फिर रोटरी स्विच को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे या फिर उसको प्रशिक्षण करेंगे। तो परीक्षण करते समय आप लोग पेचकस का उपयोग करना चाहिए और उसी समय किसी प्रकार के मिक्सिंग की हाउसिंग को हटा देते हैं और रोटरी स्विच के टर्मिनल का निरीक्षण अपन करते हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित करते हैं कि आपके जो टर्मिनल की जांच है अच्छी से आपने की है, फेज न्यूट्रल की या फिर नहीं। उसी के साथ में अगला तारों की स्थिति को भी चिन्हित यहाँ पे किया जाता है कि उसमें किसी प्रकार का फेज और न्यूट्रल में प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ ही यहाँ पे जो स्विच दोषपूर्ण है या फिर नहीं है उसकी कंटिन्यूटी टेस्टर से आप लोग उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। साथ ही अगर बात करें नेक्स्ट फ्यूज़ को, अगर आपके फ्यूज़ की प्रॉब्लम यहाँ पे है, फिर आप कह सकते हो एक्सेसिव करंट के कारण या फिर एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर यहाँ पे करंट फ्लो के कारण आपके जो स्विच या फिर फ्यूज़ ब्लास्ट हो जाते हैं या फिर फ्यूज़ उड़ जाते हैं, तो उसको प्रॉपरली बांधना होता है, तो उसका भी आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे। साथ ही मोटर के ओवरलोड स्विच डिस्कनेक्ट है या फिर नहीं उसका भी आप जांचेंगे उसको ओपन करके। साथ ही यहाँ पे कुछ इसके डायग्राम्स हैं, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले आपका प्लग्स हो गया जहाँ पे आप 220 या फिर 240 जो भी आप देना चाहते हैं 50 हर्ट्ज और आपका एसी आप लोग यहाँ पे उसको प्रोवाइड करेंगे। जैसे आप इसको देंगे तो ये आपका फेज़ का वायर है, ये आपका न्यूट्रल का वायर है, या फिर आप कह सकते हो उसको न्यूट्रल वायर जो भी आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपका लैंप लगा हुआ है, बल्ब होल्डर है और बल्ब आपका लगा हुआ है। साथ ही यहाँ पे टेस्ट ब्लेड्स की अगर बात करें तो ए और बी टर्मिनल्स में आप लोग यहाँ पे रोटरी स्विच लगा रखा है, जिसकी हेल्प से आप लोग उसको नॉब को ऑन और ऑफ करने का काम कर सकते हैं। यदि बल्ब चमकता नहीं है तो ओवरलोड स्विच को बदलना होगा। अगर आपका चमकता है तो ओवरलोड को स्विच को बदलने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ये बेसिकली 230 वोल्ट्स पे 50 हर्ट्ज आपका 2.7 एम्पियर्स तक यहाँ पे स्विचेस, ओवरलोड स्विच यहाँ पे रखे जाते हैं। पेचकस का उपयोग करके मिक्सर को वापस से आप असेंबल कर सकते हैं, यानी वापस उसको फिट करना। नेक्स्ट अगर बात करें तो आवश्यक सामग्री की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पेचकस से डिफरेंट प्रकार के आपके टूल जो हैं इसमें यूज़ होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे इसके ओवरव्यूज़ आप लोग देख सकते हो मेन स्क्रीन पे। आपका ये मोटर हो गया, ये आपका रोटर स्विचेज हो गया, या फिर आप कह सकते हो आर्मेचर हो गया मोटर का। नेक्स्ट आप यहाँ पे कह सकते हो ये आपका जो
पुनः असेंबल करने के बाद में उसकी स्ट्रक्चर हो गया। साथ ही यहाँ पे जूसर की मरम्मत के कुछ बेसिकली यूजेस हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप अनप्लग करेंगे जूसर को, उसके बाद में रिमूव करेंगे इलेक्ट्रिकल कॉर्ड को, और रिमूव करने सबसे पहले आप यहाँ पे अनप्लग करेंगे यानी कि प्लग को हटाएंगे, और उसके बाद में डिटैच करेंगे रिमूवेबल पार्ट्स को, यानी कि रिमूवेबल पार्ट्स जो है उसको हटाएंगे। उसके डिटैच बेस को करने के बाद में रिमूव करेंगे इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स को, और यहाँ पे डिटैच करेंगे मोटर फ्रॉम द हाउसिंग से, और साथ ही यहाँ पे रिमूव द गियर्स को हटा देंगे, और यूज़ मल्टीमीटर यहाँ पे मल्टीमीटर यूज़ करेंगे, और उसकी सहायता से उस जूसर की कंटिन्यूटी को मेजर करेंगे कि किसी प्रकार का फॉल्ट यहाँ पे इसमें है तो उसको डिटेक्ट किया जाए, अदरवाइज उसको वापस से फिट करके प्रॉपर वर्किंग में उसको यूज़ किया जाए। तो ये कुछ इसके बेसिक्स उसके मेंटेनेंस के कुछ कार्यभार थे। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और भी, यहाँ पे मिक्सर, पेचकस, लाइन टेस्टर, वायर स्टीपर, कॉम्बिनेशन प्लायर, लुब्रिकेंट, ऑयल्स, काफ़ी प्रकार के यहाँ पे इसमें यूज़ होते हैं। आप जिस भी मिक्सी की मरम्मत करेंगे या फिर मेंटेनेंस या फिर सर्विस करेंगे तो ये सभी चीज़ों का होना आपके पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे अपन यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे प्रायोगिक परीक्षण के नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपकी प्रक्रिया है। तो ये सभी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है। आशा करूँगा कि आपको वीडियो काफ़ी गहराई से समझ में आ रहा होगा, और किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न इस प्रकार के वीडियोस में है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में रीज़न के साथ लिख सकते हैं, और आपको जिस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मोटर की कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन व्यूज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका पोल है, 2 पोल हैं, ये आपका रोटर है, और इसके बाद में ये वाइंडिंग्स होगी। वाइंडिंग्स की हेल्प से पोल्स को आप लोग यहाँ पे कवर्ड रखते हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये इनर के स्ट्रक्चर है, सेम मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड्स में डिस्कस कर दिया। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आप उनको भी आप पढ़ सकते हैं। गीज़र की अगर बात करें, जिससे आप लोग यहाँ पे मोस्ट ऑफली विद्युत वाटर हीटर या फिर विद्युत हीटर गीज़र के नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफली ये आपका वाटर को गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि ठंड के समय इसका काफ़ी यूज बाथरूम्स में किया जाता है। इलेक्ट्रिक गीज़र की तुलना अगर आप करें तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों गीज़र जो है पानी को गर्म करते हैं, लेकिन प्राकृतिक गीज़र जो होते हैं, बेसिकली जो गीज़र होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्राकृतिक गीज़र होता है, नेक्स्ट आपका आर्टिफिशियल या फिर आप कह सकते हो जो गीज़र्स होते हैं इलेक्ट्रिक गीज़र आप कह सकते हो। तो यहाँ पे प्राकृतिक गीज़र का मामले में अगर बात करें तो सिंपली आप लोगों को पृथ्वी से आपका पानी गर्म हो जाना, ये आपका प्राकृतिक गीज़र है। और इलेक्ट्रिक गीज़र को आप लोग यहाँ पे एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक पावर देना होता है, जिसके हेल्प से उसके रॉड्स में जो या फिर उसकी हीटअप करने के बाद यहाँ पे वाटर गर्म होता है, तो ये उसे आप इलेक्ट्रिक गीज़र कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे प्राकृतिक गीज़र की बात करें तो ये आपका प्राकृतिक गीज़र है, और ये आपका इलेक्ट्रिक गीज़र है। कुछ पार्ट्स की अपन यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक गीज़र के बारे में। तो बेसिक इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसमें पानी को गर्म करने के लिए या फिर उसके एक प्रॉपर लिमिट्स पे उसको गर्म करने के लिए या फिर हीटअप करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। और इसमें आप लोग एक पर्टिकुलर लिमिट्स के बाद में ऑटोमेटिकली उसको ऑफ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रॉपरली जाने की, मैनुअली जाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफली घरेलू प्रकार का ये उपकरण माना जाता है। गीज़र में 2 पाइप होते हैं, जिसमें एक इनलेट होता है, एक आपका आउटलेट होता है। इनलेट में आप लोग वाटर को इन करते हैं और आउटलेट में आप वाटर को आउट करते हैं, यानी कि हॉट वाटर को बाहर निकालते हैं। साथ ही यहाँ पे इसमें हीटिंग रॉड लगी होती है, जिसकी सहायता से आप लोग यहाँ पे वाटर को गर्म करते हैं, और इसको टेम्परेचर्स को सेंस करने के लिए यहाँ पे थर्मोस्टेट भी लगी होती है। थर्मोस्टेट से आप लोग टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, थर्मोस्टेट से ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि पानी एक प्रीसेट तापमान से ऊपर गर्म नहीं होता। आमतौर पर टैंक को कुछ इंसुलेटेड सामग्री से कवर कर दिया जाता है, जिससे धातु आवरण जो है अंदर आपका ठंडा नहीं हो पाता। ये कुछ इसके पार्ट्स हैं, आप लोग यहाँ पे पार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। कुछ पार्ट्स की मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग का कोल्ड वाटर है, जहाँ से आप लोग यहाँ पे ठंडा वाटर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हॉट वाटर है, जहाँ से आप पानी को बाहर लेंगे आउट वाटर में। उसके बाद में अगर बात करें तो ये आपका नेक्स्ट आपका टेम्परेचर प्रेशर रिलीफ वाल्व है। उसके बाद में पावर केबल्स हो गया। नेक्स्ट आपका आउटर जैकेट हो गया आपका। नेक्स्ट और फ्लो पाइप्स हो गया। साथ ही यहाँ पे अपर जो थर्मोस्टेट है वो हो गया, ये आपका लोअर थर्मोस्टेट हो गया। तो ये सभी पार्ट्स जो हैं आपको गीज़र में याद करने होंगे, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। गीज़र कार्य करने का सिद्धांत की अगर बात करें तो बेसिकली ये आपका तापीय सिद्धांत पे कार्य करता है। और तापीय सिद्धांत की अगर बात करें तो ये आपका जूल का नियम जो होता है, जूल नियम जो होता है I²RT जो होता है, इस टेम्परेचर या फिर इसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है, आधारित होता है। इसे आप तापीय सिद्धांत भी आप कह सकते हैं। इसमें आपका
जो हीटिंग कंडक्शंस के माध्यम से तापक्रम को बढ़ाने के लिए हीटिंग एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से आप लोग यहाँ पे पानी को गर्म करते हैं। दोनों हीटिंग एलिमेंट्स एक साथ यहाँ पे गर्म नहीं होते। सबसे पहले शीर्ष हीटिंग एलिमेंट्स तक यहाँ पे कार्य करता है और उसके बाद में ऊपरी टैंक गर्म न हो, इसके बाद फंक्शन निचले हीटिंग एलिमेंट्स को में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इस हीटिंग एलिमेंट्स का नया जो अपना जो थर्मोस्टेट है उसके टेम्परेचर के अनुसार यहाँ पे गर्म होता है या फिर ठंडा होता है। थर्मोस्टेट, अगर इसके कुछ पार्ट्स की बात करें तो थर्मोस्टेट यहाँ पे उसके टेम्परेचर को बनाए रखता है कांस्टेंट, जितना भी यहाँ पे उसको टेम्परेट करना होता है, टेम्परेचर यानी कि गर्म करना होता है, उसी पे ये कार्य करता है। हीटर की बात करें तो ये पानी को गर्म करने के लिए एक छड़ नुमा यहाँ पे जो डिवाइस होती है। इनलेट की बात करें तो यहाँ से एक धातु को बना होता है जहाँ से आप वाटर को इन करते हैं, आउटलेट से आप गर्म पानी को यहाँ पे लेते हैं आउटपुट के रूप में। एक अपने पास में भारी केशिंग होती है, इसका मोस्ट ऑफली गीज़र के भारी आवरण पे लगी होती है, जिसका कार्य बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करना होता है। ओवरफ्लो की बात करें तो गीज़र में पानी की टंकी के में अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए एक ओवरफ्लो पाइप का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आपका हॉट वाटर है, ये आपका ओवरफ्लो पाइप है, यहाँ पे आउटर केशिंग की हुई है। नेक्स्ट आपका इंसुलेटेड मटेरियल्स हो गया। उसके बाद में ये हीटर 1 हो गया जहाँ पे थर्मोस्टेट लगा हुआ है और ये आपका एनोड हो गया। नेक्स्ट आपका वे वाटर टैंक हो गया, ये आपका थर्मोस्टेट सेकंड हो गया जहाँ से पानी को गर्म और ठंडा करने का कार्य बेसिकली किया जाता है। इसके कुछ भाग जो हैं 3 प्रकार के यहाँ पे होते हैं। सामान्य हीटर होता है, नेक्स्ट इमर्जन हीटर होता है और गीज़र हीटर होता है। सभी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सामान्य हीटर की अगर बात करें तो बेसिकली ये एक राउंड प्लेट में होता है जो कि 2 mm के अंदर एक सीट्स में सेट होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सामान्य आपका प्लेट हीटर है। इमर्जन हीटर की बात करें तो आपका इलेक्ट्रिक रोड हो गया जहाँ से 2 किलोवाट तक यहाँ पे इमर्जन हीटर का यूज़ आप बेसिकली करते हैं घरों में। और बेसिकली 250 वोट से लेके 2 किलोवाट, सॉरी मैंने गलत बोल दिए, यहाँ पे 250 वोट से लेके 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट तक आप यहाँ पे इमर्जन हीटर का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये कैपिलरी ट्यूब्स मैग्नीशियम ऑक्साइड से भरी होती है और जो कि इंसुलेटर का कार्य करती है। एक विशिष्ट इमर्जन प्लेट जो है वो बेसिकली आपके तांबे से बनी होती है और वो टेम्परेचर्स पे सेंस करता है। गीज़र हीटर की बात करें तो ये बेसिकली पानी के गीज़र के मूल सिद्धांत पे कार्य करता है और ये इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स का उपयोग स्टोरेज टैंक में जमा पानी को गर्म करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे इसको स्टडी कर सकते हैं। साथ ही इसके कुछ कंस्ट्रक्शनल व्यू हैं, एक संरचनात्मक आकृतियाँ हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं। इनके डायग्राम्स भी आप अपने होमवर्क्स की कॉपिंग्स में ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे प्री इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट भी आप लोग देख सकते हो। इंस्टॉल करने से सबसे पहले आप लोग यहाँ पे वाटर के लेवल को, डिफरेंट प्रकार के उसके आउटलेट्स को, वायरिंग आरेख को, उसके बाद में उसके वाटर को चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे उसको ऑन करना होगा। यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। थर्मोस्टेट हो गया, गीज़र के कुछ पार्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट स्विच है, डीप ट्यूब्स है, इंसुलेशन है, ऊपरी हीटिंग एलिमेंट्स है, आपका निचला जो निम्न हीटिंग एलिमेंट्स है। इनलेट ठंडे पानी के लिए पाइप है, आउटलेट गर्म पानी के लिए पाइप है, ठंडे पानी की आपूर्ति वॉल्व है। उसके बाद में ओवरफ्लो पाइप्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये कुछ पार्ट्स हैं, इनको आप लोग यहाँ पे एग्जाम्स में देखने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे स्थापना के लिए मुख्य जो टूल्स हैं, इलेक्ट्रिकल औजार जो हैं, पाइप रिंच चाहिए, स्पैनर चाहिए, ड्रिलिंग मशीन चाहिए, ड्रिल बिट चाहिए, हथौड़ा चाहिए, टैफलॉन स्विच टैप चाहिए, फास्टनर चाहिए, कील चाहिए और समय टेप करने वाले पेंच आपको चाहिए। तो ये कुछ प्रकार के इसके टाइप्स से, उसकी मेंटेनेंस थी, उसके आप पार्ट्स से सभी को आप अच्छी से पढ़ सकते हैं। ये कुछ इसके प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको लैब्स में करवाए गए होंगे सर के द्वारा, या फिर आपको आगामी दिनों में आपको करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में जो बात करेंगे उनके क्वेश्चन एंड आंसर की करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियोस में अपन बात करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन्स को भी दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।